उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद लोजपा के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है। दोनों लोजपा में, पारस जी के लोजपा में और चिराग जी के लोजपा में, दोनों में एक बहस है और जो विश्लेषक हैं वो अपने तरह से समीक्षा कर रहे हैं क्या जो उपचुनाव के नतीजे आए उसमें पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ने क्या चिराग पासवान को पछाड़ दिया। तो जो आंकड़े हैं उस पर गौर करने की जरूरत है कि कुशेश्वर स्थान में क्या हुआ और तारापुर में क्या हुआ। देखिए, आप सबको को मालूम है कि कुशेश्वर स्थान में जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें जो लोजपा के कैंडिडेट थे 2020 में उनको 13,000 के आसपास वोट मिला, लेकिन वो वोट इस बार सिमट के 5500 पर आ गया, मतलब आधे से भी कम। वही हाल तारापुर का भी है। तारापुर में 10,000 से ज़्यादा वोट आया था 2020 में चिराग पासवान के कैंडिडेट को, और इस बार जो कुमार चंदन हैं उनको 4400-4500 के आसपास का वोट अब तक मिला है। 2-3 राउंड की गिनती अभी बाकी है, वो भी हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 5000 के नीचे ही रहेगा, मतलब दोनों ही जगहों पर जो है जो वोट मिला है वो पिछले चुनाव की तुलना में आधे से भी कम है। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या प्रिंस राज और पशुपति कुमार की रणनीति में फंस गए चिराग पासवान, इस पर भी बहस जारी है। देखिए, जो चंदन सिंह उम्मीदवार हैं वहाँ पर उनकी ससुराल भी उसी विधानसभा क्षेत्र में है, राजपूत बिरादरी से आते हैं, उनका भी वोट कुछ न उनको मिला है। ससुराल का जहाँ था वहाँ भी उनको वोट मिला है। पासवान वहाँ पे करीब 10,000 के आसपास पासवान वोटर हैं। अगर वो वोट भी अगर उनको नहीं मिला चिराग पासवान को तो इसका मतलब है कि पासवानों में भी जो है पकड़ धीरे धीरे कमजोर हुई है। देखिए, पारस जी की एक टीम बनाई थी तारापुर के लिए, उनकी एक टीम लगातार वहाँ पर पंचायतवार और खासकर जहाँ पासवानों की आबादी थी वहाँ पर घूम रही थी। केशव सिंह महताब जी के नेतृत्व में ये टीम बनी थी उस इलाके के लिए, तारापुर के लिए। ये एक टीम बनाकर जो नेपाली सिंह वहाँ जिला अध्यक्ष हैं और भी लोगों को जोड़ा गया और ये कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ पासवान वोटर हैं वहाँ पर लोगों को ये समझाया जाए कि एनडीए के साथ में रहने में ही भलाई है, पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में ही भलाई है, आप लोग वोट दीजिए, आपका विकास होगा। तो लगता है कि पशुपति कुमार पारस की जो टीम थी वो ये समझाने में वहाँ सफल हुई और चिराग अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को ये नहीं समझा पाए अपने वोटर को कि चंदन सिंह को वो वोट दें तो क्यों दें, इसीलिए वो आंकड़ा 5000 से ऊपर नहीं जा पाया, जो एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है चिराग पासवान के लिए। वही कहानी कुशेश्वर स्थान में 13,000 वोट और इस बार आधे से भी कम। पासवानों की बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर कुशेश्वर स्थान में, काफ़ी प्रभाव भी वहाँ रहा है चिराग पासवान का, रामविलास पासवान का, तमाम लोगों का। पशुपति कुमार पारस ने वहाँ भी कैंपेन किया, वहाँ के लिए भी एक टीम बनी थी और वहाँ पर भी लोगों को लगाया था वहाँ पे। और आपको ध्यान होगा कि एक छोटी सी टीम भी बनी थी कुशेश्वर स्थान के लिए, लेकिन वो टीम वहाँ पर काफ़ी कारगर हुई और लोगों को ये समझाने में सफल हुई कि आप जो है वहाँ पर किसको वोट देना है, कैसे देना है और आगे की राजनीति वहाँ पर कैसे की जाएगी, इसको लेके जो है वहाँ पर तैयारी थी पशुपति कुमार पारस की। चिराग पासवान भी गए, दोनों जगह पर गए, काफ़ी लोगों से मिले, लेकिन वो ये लोगों को नहीं समझा पाए कि आखिर उनको वोट क्यों दिया जाए, क्या उनका कैंडिडेट वहाँ से जीत रहा है। देखिए, गठबंधन की राजनीति में वोट पाना और अपने बलबूते चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी हुई और वो अकेले चुनाव मैदान में थे। तो लोगों ने सोचा, खासकर जो उनकी बिरादरी की है, कि ये वोट जो है कहीं बर्बाद ना चला जाए, इसीलिए आधे अधूरे मन से ही उम्मीदवार को वोट वहाँ पर दिया गया। तो यही कहानी हुई जिस जाल में पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ने जो फेंका पासा, एक लाइन पर चले कि आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, वोट एनडीए को दीजिए, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को दीजिए, आपका विकास होगा। इस लाइन पर उनकी रणनीति थी, लोगों को समझाने में वो सफल हुए। चिराग अपने वोटर को ये नहीं समझा पाए कि अगर उनको वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए और क्या उनका उम्मीदवार जीत के पटना जा रहा है। तो ये एक फ़र्क पड़ गया, इसमें सीधी सी बात है। और इस फर्क का असर ये हुआ कि आधे से कम भी वोट मिले 2020 के मुकाबले में। तो फिलहाल जो है प्रिंस राज और पशुपति कुमार का पलड़ा जो है इस बाई इलेक्शन में हावी रहा। अब देखिए चिराग पासवान क्या रणनीति बदलते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए बिहार के सियासत में अगला कदम क्या उठाते हैं। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।